सभी को नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर मास एंड मास स्पेक्ट्रोग्राफ। तो न्यूक्लियर मास क्या है, उसको हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं और हमें उसकी क्या ज़रूरत है और इसको हम कैसे नापेंगे, इन सब के बारे में हम आज के इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हाउ डू वी ऑब्टेन न्यूक्लियर मास। तो न्यूक्लियर मास सिंपल है। न्यूक्लियर मास ऑफ द एटम कैन बी एस्टिमेटेड by subtracting the mass of electrons from the mass of an atom. That is, nuclear mass is equal to mass of an atom minus mass of all electrons. एक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात होने पर इसमें से इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान को घटाकर उस परमाणु के नाभिक के द्रव्यमान का आंकलन किया जा सकता है। परमाणुओं के द्रव्यमान को मापने वाला उपकरण द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ या मास स्पेक्ट्रोग्राफ कहलाता है। तो हमें इसकी जरूरत क्या है और मास स्पेक्ट्रोग्राफ क्या है? तो मास स्पेक्ट्रोग्राफ is such an instrument which is used to determine the masses of atoms in which a beam of charged ions is passed through crossed electric and magnetic fields that separate ions of different masses. यूं समझिए, एक द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ वो उपकरण होता है जिसमें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा पदार्थ में उपस्थित भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाले परमाणुओं में से एक ही द्रव्यमान वाले परमाणुओं को फोटोग्राफिक प्लेट पर एक रेखा के रूप में अंकित कर लिया जाता है। फोटोग्राफिक प्लेट पर भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाले परमाणुओं के भिन्न भिन्न रेखाओं के समूह को भिन्न भिन्न परमाणुओं के जो द्रव्यमान है वो सब एक ही द्रव्यमान वाले एक रेखा बनाएंगे, दूसरे द्रव्यमान वाले दूसरी रेखा बनाएंगे और ये भिन्न भिन्न रेखाओं के समूह को द्रव्यमान वर्णक्रम या मास स्पेक्ट्रम कहते हैं। हमें इससे क्या कर रहे हैं, हम न्यूक्लियस का मास निकाल रहे हैं। न्यूक्लियस का मास क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि अभी तक हमारे पास एटम था, परमाणु का हमने पहले मास निकाला और उस मास से हमारे को मालूम पड़ा, हमने कई सारी डिस्कवरीज की, जैसे हमारे को आइसोटोप्स मिले, आइसोबार्स मिले, आइसोटोन्स मिले और बहुत सारी और हमारी जानकारी बढ़ी। लेकिन जब हम आते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस पर, जैसे कि फिशन, फ्यूजन और भी कई सारे, तो उन सब चीज़ों में हमको न्यूक्लियस के मास की अति आवश्यकता है और उसी से हम अपने कितनी एनर्जी लग रही है, कितनी एनर्जी मिल रही है, कितनी एनर्जी चाहिए, उन सब का आंकलन कर सकते हैं। तो उन सब न्यूक्लियर मास को निकालने के लिए मैंने आपको बताया कि हमारे को एक अलग ही उपकरण की जरूरत है जिसको कि हमने मास स्पेक्ट्रोग्राफ कहा है या द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ कह रहे हैं। और इस मास स्पेक्ट्रोग्राफ के जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या है? मेरे पास 3 बेसिक कंपोनेंट्स हैं इसके। एक आयन सोर्स होना जरूरी है जिससे कि हमारे पास आयन्स आए। आयन्स कैसे आएंगे कि हम एटम को जब आयनाइज करेंगे तो हमारे पास न्यूक्लियस के पॉजिटिव आयन्स बन जाएंगे। वो आयन्स हमें उनका ही मास निकालना है, तो फिर आयन सोर्स होना चाहिए, एक फिल्टर एंड फोकसिंग चैम्बर होना चाहिए और एक हमारे पास रिकॉर्डिंग चैम्बर होना चाहिए। आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने फिल्टर एंड फोकसिंग चैम्बर के अंदर 3 पॉइंट्स लिखे हैं, एनर्जी फिल्टर, मोमेंटम फिल्टर, वेलोसिटी फिल्टर। तो ये तीनों चीजें क्या है, क्या क्या चीज है, कैसे हैं, इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले अपन आयन सोर्स के बारे में जानते हैं। तो आयन सोर्स क्या है? आयन सोर्स जो है वो हमारा डिपेंड करता है कि हमें कौन से एटम के आयन्स बनाने हैं। तो जिस पदार्थ के परमाणुओं का द्रव्यमान ज्ञात करना है उन्हें एकदा या बहुधा आयनित आयनों के रूप में प्राप्त किया जाता है। कैसे प्राप्त किया जाता है, उसकी विधि क्या होती है, वो डिपेंड करता है कि हम कौन से पदार्थ ले रहे हैं। जैसे कि अगर हम एल्कली मेटल्स लेते हैं जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो इन सबको तो गर्म करने से ही ये बहुत इजीली दे कैन बी प्रोड्यूस्ड इजीली बाय हीटिंग देयर मिनरल्स। इनको तो हल्का सा हम गर्म करते हैं और आसानी से इनके आयन्स हमें प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन अगर अपन हाई मेल्टिंग पॉइंट्स वाले जैसे कि सोना, यूरेनियम और अन्य आयन प्राप्त करते हैं के लिए आयन प्राप्त करना चाहते हैं
इन पदार्थों के लिए हमें इन्हीं पदार्थों से युक्त दो इलेक्ट्रोडों के बीच में ऑसिलेटिंग स्पार्क डिस्चार्ज कराना पड़ता है। ऑसिलेटिंग स्पार्क डिस्चार्ज को हम हिंदी में बोलेंगे तो दोलनी स्पार्क विसर्जन कराकर, दो इलेक्ट्रोडों के मध्य दोलनी स्पार्क विसर्जन कराकर इनके आयंस को प्राप्त किया जाता है। जिस गैस के धन आयन प्राप्त करने हो, उस गैस को एक विसर्जन नली में लेने पर कैथोड के समीप उस गैस के धन आयनों का पुंज प्राप्त किया जा सकता है। यदि किसी पदार्थ को गैस या वाष्प रूप में लेना सुविधाजनक हो तो इसे एक कम दाब वाले आयन सोर्स में डिस्चार्ज करके धन आयन प्राप्त किए जा सकते हैं। कम दाब वाला आयन सोर्स एक लो वोल्टेज डिस्चार्ज ट्यूब होती है जिसमें उपस्थित गैस निम्न ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों से टकराकर आयनित होती है। तो अब हमारे पास जब ये कई सारे आयन्स बन गए तो हमने ये पाया कि प्राय धन आयन जो हैं, हमारे जो आयनों से जो हमने सोर्स से बनाए हैं, उन सबके आवेश, ऊर्जा, संवेग, द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं तथा ये आयन एक नैरो बीम के रूप में भी ट्रैवल नहीं करते हैं। ऐसे पुंज को एक निश्चित आवेश, ऊर्जा, संवेग व द्रव्यमान वाले आयनों में सेपरेट करने के लिए उपयोग में लाया गया उपकरण फिल्टर कहलाता है। The apparatus used for separating the ions of specific charge, mass, energy or momentum from the beam is called filters. सबसे पहले अपन आए एनर्जी फिल्टर पे। तो एनर्जी फिल्टर जिस उपकरण से हम समान ऊर्जा के आयन प्राप्त करते हैं उसे हम ऊर्जा फिल्टर कहते हैं। इसे स्थिर वैद्युत ऊर्जा फिल्टर भी कहते हैं। इसमें एक फिगर में आपको यहाँ दिखाया गया है, ये देखिए यहाँ ये फिगर है आपका। इस फिगर में मैं यहाँ दिखा रही हूँ, सिंपल सा है ये। इसमें सिर्फ हमने दो इलेक्ट्रोड्स लिए हैं, दो प्लेट्स लिए हैं और इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है V पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया है। ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो जो हमारे पास एक आयन सोर्स है, हम ऐसा आयन सोर्स लेते हैं जिससे कि पार्टिकल्स जो हैं बहुत धीमी गति के निकल रहे हैं। जब धीमी गति के निकल रहे हैं, बहुत कम वेलोसिटी वाले निकल रहे हैं, तो उनकी एनर्जी कितनी है? हाफ mv²। हाफ mv² जो कि नेग्लिजिबल एनर्जी है। जैसे ही वो A से अंदर प्रवेश करता है, यहाँ से A स्लिट से अंदर प्रवेश करता है, तो वो इधर नेगेटिव चार्ज प्लेट के ऊपर अट्रैक्ट होता है और इस बीच में वो अपनी एनर्जी गेन करता है। वो एनर्जी कितनी हो जाएगी? NeV। तो जब अल्टीमेटली पार्टिकल जो यहाँ से बाहर निकलेगा वो क्या निकलेगा? NeV के बराबर। उसकी एनर्जी कितनी होगी? NeV। तो इस तरह से एक छोटे से इस एनर्जी फिल्टर से हम एक कांस्टेंट एनर्जी का बीम ऑफ पार्टिकल्स प्रोड्यूस कर लेते हैं। मोमेंटम फिल्टर पे आइए। The apparatus used for producing a narrow beam of positive ions of same momentum from a beam having ions of different momenta is called momentum filter. भिन्न भिन्न संवेग वाले एक धन आयन पुंज से समान संवेग वाले धन आयनों की संकीर्ण किरण प्राप्त करने के लिए उपयोगी उपकरण को संवेग फिल्टर कहते हैं। एक संवेग फिल्टर हमने यहाँ चित्र में दिखाया है। ये देखिए, ये हमने एक सेक्टोरियल प्लेट ली है, ऐसी कर्व प्लेट ली है ये, और इस प्लेट में हमने एक कांस्टेंट फील्ड मैग्नेटिक फील्ड B लगा दिया है। ठीक है, पार्टिकल जो है वो यहाँ से प्रवेश करेगा और यहाँ से निकलेगा। ठीक है, तो जब ये पार्टिकल यहाँ से प्रवेश करेगा तो उसके पास कई सारे तरह के मोमेंटम हो सकते हैं, लेकिन वो ऐसे ही प्रवेश करेगा वैसे ही उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगेगी। तो फिर मैग्नेटिक फील्ड लगेगी तो उस पर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है एक वृत्ताकार खंड में लगी हुई है और एक समान है, तो जब इसमें एक धन आवेश जिसका कि आवेश Ne है, Q = Ne है, वेग जो है V है और द्रव्यमान मान लीजिए कि M है, प्रवेश करता है, तब इस पर एक चुंबकीय बल लगता है NeVB। आपको पता है, ये हम पहले जानते हैं। तो और ये बल जो है ये सेंट्रल है और इसको बैलेंस करने के लिए पार्टिकल के ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग जाएगा जो कि बराबर हो जाएगा किसके? mv²/r के। तो ये चूंकि ये बल सेंट्रल उसमें मूव कर रहा है, हमने सेंट्रल
फील्ड लगा रखी है, तो इस कारण से जब हमारे पास X से प्रवेश करके वो Y में निकलेगा तो वही पार्टिकल्स बाहर निकल पाएंगे, जिसके लिए mv²/r जो है वो NeVB के बराबर हो जाए। NeVB क्या है? NeVB तो इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लग रहा फोर्स है वो है, और हमारा mv²/r क्या है? mv²/r इसका सेंट्रल फोर्स है, r क्या है? r इसका रेडियस है। ठीक है, तो mv²/r इज इक्वल टू NeVB, तो VB कट गया, हमारे पास बचा mv इज इक्वल टू NeBr। ठीक है, तो इस तरह से एक सेट मोमेंटम mv इज इक्वल टू NeBr, b कांस्टेंट, r कांस्टेंट, Ne कांस्टेंट, तो मेरे पास एक कांस्टेंट मोमेंटम के पार्टिकल्स की बीम जो है वो y में से बाहर निकलेगी। वेलोसिटी फिल्टर पे आ जाइए। वेलोसिटी फिल्टर क्या है? The apparatus used to select the velocity of the particles is called velocity selector or velocity filter. वेग फिल्टर या वेग चयनक समान वेग वाले आयनों को प्राप्त करने के लिए एक उपकरण है। इसमें क्या करते हैं? इसमें एक विद्युत क्षेत्र E और एक चुंबकीय क्षेत्र B एक दूसरे के लंबवत लगाए जाते हैं। आप चित्र में देख रहे हैं, आपने B लगाया है और E लगाया है। ठीक है, अब इसमें जब आप एक किसी पार्टिकल को डालेंगे जिसकी की वेलोसिटी v है, तो उस पर दो तरह के फोर्स लगेंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, एक मैग्नेटिक फील्ड लगेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? NeE, और मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? NeVB। ठीक है, जब पहले भी अपन डिस्कस कर चुके हैं कितना मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, उतना ही वापस लगेगा, और उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है वो NeE होती है। तो अब इसमें ये कंडीशन है कि चूंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर लग रहे हैं, तो वही पार्टिकल इस फील्ड को क्रॉस करके अनडेविएटेड बाहर निकलेगा, जहां पर कि ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर लें। अगर ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे तो v वेग का धन आयन अविक्षेपित रहेगा और बाहर निकल पाएगा। अर्थात सिर्फ वही पार्टिकल्स बाहर निकलेंगे कि जिनकी की वेलोसिटी जो है Ne इज इक्वल टू NeVB, तो यहाँ पर हमारे पास Ne कट गया, तो V इज इक्वल टू E/B। सिर्फ वही पार्टिकल्स बाहर निकलेंगे जिनकी की वेलोसिटी जो है वो E/B के बराबर होगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने अब सेट वेलोसिटी वाले पार्टिकल्स निकाल लिए, सेट मोमेंटम वाले पार्टिकल्स निकाल लिए, सेट एनर्जी वाले पार्टिकल्स निकाल लिए। तो जिस तरह का हमको अपना एक्सपेरिमेंट करना है, जिस तरह के हमारे पास सोर्सेज हैं, उन सब के हिसाब से हम अपने अपने फिल्टर्स चूज कर लेते हैं, और उस फिल्टर के बाद में हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो आता है रिकॉर्डिंग चैम्बर। तो अब आप देखिए, रिकॉर्डिंग चैम्बर में तो सिंपल है, एक फोटोग्राफिक प्लेट होती है, उसमें जो कि पार्टिकल्स आते हैं वो आके अपना वो पार्टिकल्स डिटेक्ट होते हैं, हमारे पास एक फोटोग्राफिक प्लेट में अपना इंप्रेशन आ जाता है और वो रिकॉर्ड हो जाते हैं। तो क्या है कि अर्धवर्ताकार पथ तय करने के पश्चात आयन वृत्त के व्यास के दूसरे सिरे की ओर एक फोटोग्राफिक प्लेट पर आयन आपतित होते हैं। समान m/Ne मान वाले आयन प्लेट पर एक रेखीय ट्रेस उत्पन्न करते हैं। m/Ne के विभिन्न मान की कई रेखाएं फोटोग्राफिक प्लेट पर अंकित होती हैं। इसे मास स्पेक्ट्रम कहते हैं, जो मैंने आपको शुरू में बताया था, और इनके एग्जांपल्स हैं। इन चीजों के ऊपर बेस करके हमने अपने मास स्पेक्ट्रोग्राफ जो बना रखे हैं वो है ब्रेन ब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफ, और एक और है हमारे पास डबल फोकसिंग मास स्पेक्ट्रोग्राफ। इन सब के मेन कंपोनेंट्स जो हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। इन्हीं सब में थोड़ा थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करके या थोड़ा सा और फॉर्मेशन करके हमने अपने अपने मास स्पेक्ट्रोग्राफ्स अपने अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से बना लिए हैं, और इस तरह से हम न्यूक्लियस के मास का डिटर्मिनेशन कर लेते हैं। थैंक यू।